नमस्कार। आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कानूनी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं, विधवाओं और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े अधिकारों से संबंधित है। ये विषय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई महिला अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा होती है और उसके ससुर की मृत्यु पहले हो चुकी है, तो क्या उसे अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने का अधिकार है या नहीं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर पति की मृत्यु ससुर की मृत्यु के बाद होती है तो बहू का ससुराल की संपत्ति से कोई अधिकार नहीं बचता। समाज में ये धारणा काफी आम है, लेकिन हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर जो स्पष्ट कानूनी व्याख्या दी है, उसने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम जिस निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं वो वर्ष 2026 का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि बेटे की कोई भी विधवा, चाहे वो विधवा ससुर की मृत्यु से पहले बनी हो या बाद में, कानून के अंतर्गत आश्रित मानी जाएगी यदि वो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। इस मामले की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। एक परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके 3 बेटे होते हैं। पिता अपनी संपत्ति को लेकर वसीयत बना चुका होता है। बाद में एक बेटे की मृत्यु होती है और उसकी पत्नी विधवा हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये विधवा बहू अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण मांग सकती है? यही प्रश्न इस पूरे मामले का केंद्र था। संबंधित महिला ने हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में भरण पोषण के लिए आवेदन किया। प्रारंभ में फैमिली कोर्ट ने ये कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि जब ससुर की मृत्यु हुई उस समय महिला विधवा नहीं थी, इसलिए वो आश्रित नहीं मानी जा सकती। लेकिन जब मामला उच्च न्यायालय में गया तो वहां इस दृष्टिकोण से सहमति नहीं जताई गई। उच्च न्यायालय ने ये कहा कि महिला वर्तमान में विधवा है और कानून में बेटे की विधवा शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि पूर्व मृत बेटे की विधवा। इसलिए आवेदन सुनवाई योग्य है। मामला अंततः सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में कानून की व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का उद्देश्य आश्रितों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा करना है, न कि तकनीकी आधार पर उन्हें वंचित करना। न्यायालय ने सेक्शन 21 की व्याख्या करते हुए बताया कि एनी विडो ऑफ हिज सन का सीधा और सामान्य अर्थ है बेटे की कोई भी विधवा। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बेटा ससुर की मृत्यु से पहले मरा हो तभी बहू को अधिकार मिलेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत लागू किया गया, शाब्दिक व्याख्या का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि जब कानून के शब्द स्पष्ट और बिना भ्रम के हों तो अदालत को उन्हीं शब्दों के सामान्य अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि अदालतें कानून में नए शब्द जोड़ नहीं सकतीं और ना ही विधायिका की जगह लेकर कानून को फिर से लिख सकती हैं। अगर कानून में पूर्व मृत शब्द नहीं है तो अदालत उसे जोड़ नहीं सकती। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर इस तरह का भेद किया जाए कि कौन सी बहू ससुर की मृत्यु से पहले विधवा हुई और कौन सी बाद में, तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। क्योंकि दोनों स्थितियों में महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति समान होती है। दोनों ही विधवाएं होती हैं, दोनों ही पति के सहारे से वंचित होती हैं और दोनों ही जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करती हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भरण पोषण का अधिकार केवल कानूनी नहीं, बल्कि गरिमा से जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। यदि किसी विधवा बहू को केवल तकनीकी आधार पर भरण पोषण से वंचित किया जाए तो ये उसे आर्थिक संकट, असुरक्षा और सामाजिक उपेक्षा की ओर धकेल सकता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। न्यायालय ने हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 21 की भी व्याख्या की। इस धारा के अनुसार मृत व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारी उस व्यक्ति के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य होते हैं जितनी संपत्ति उन्होंने प्राप्त की है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर ससुर की संपत्ति उसके वारिसों को मिली है तो इन वारिसों पर यह जिम्मेदारी है कि वो उस संपत्ति से आश्रित बहू का भरण पोषण करें। ये भी स्पष्ट किया गया कि भरण पोषण का अधिकार संपत्ति में हिस्सेदारी से अलग है। भले ही विधवा बहू को संपत्ति में कोई हिस्सा न मिला हो, फिर भी वो भरण पोषण की मांग कर सकती है। ये निर्णय उन हजारों महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जो अब तक ये समझती थीं कि उनके पति की मृत्यु ससुर के बाद होने के कारण वे पूरी तरह असहाय हो चुकी हैं। ये निर्णय ये भी दर्शाता है कि कानून केवल दस्तावेजों का संग्रह नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय का माध्यम है, जो कमजोर वर्गों की रक्षा करता है।
अगर आपके या आपके जानने वालों के जीवन में ऐसी कोई स्थिति है जहां विधवा बहू को भरण पोषण से वंचित किया जा रहा है, तो ये निर्णय उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। हर मामला अलग होता है और कानून का सही उपयोग तभी संभव है जब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर उचित कानूनी रणनीति बनाई जाए। इसीलिए ये जरूरी है कि ऐसे मामलों में अनुभवी और भरोसेमंद कानूनी सलाह ली जाए ताकि अधिकारों की सही तरीके से रक्षा की जा सके। डेली लॉ फर्म में हम पूरे भारत में पारिवारिक कानून, भरण पोषण, संपत्ति विवाद और महिला अधिकारों से जुड़े मामलों को देखते हैं। हमारा उद्देश्य केवल मुकदमे लड़ना नहीं, बल्कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय तक पहुंचने में सहायता करना है। अगर आपके या आपके जानने वालों के जीवन में ऐसी कोई स्थिति है जहां विधवा बहू को भरण पोषण से वंचित किया जा रहा है, तो ये निर्णय उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। हर मामला अलग होता है और कानून का सही उपयोग तभी संभव है जब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर उचित कानूनी रणनीति बनाई जाए। इसीलिए ये जरूरी है कि ऐसे मामलों में अनुभवी और भरोसेमंद कानूनी सलाह ली जाए ताकि अधिकारों की सही तरीके से रक्षा की जा सके। डेली लॉ फर्म में हम पूरे भारत में पारिवारिक कानून, भरण पोषण, संपत्ति विवाद और महिला अधिकारों से जुड़े मामलों को देखते हैं। हमारा उद्देश्य केवल मुकदमे लड़ना नहीं है, बल्कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और उन्हें न्याय तक पहुंचने में सहायता करना है। अगर आपके या आपके जानने वालों के जीवन में ऐसी कोई स्थिति है जहां विधवा बहू को भरण पोषण से वंचित किया जा रहा है, तो समय पर सही सलाह लेना बहुत जरूरी है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरे भारत में मामले संभालते हैं और हर केस को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य जाएं www.dellylawfirm.news। डेली लॉ फर्म, जहां कानून केवल नियम नहीं बल्कि न्याय और गरिमा का माध्यम है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अपने अधिकारों को समझने में मदद मिलेगी।